Hello students, myself Satish Kumar and welcome you all in my channel Physics Guru Satish sir। इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। चार्ज क्या है, चार्ज कितने तरह के होते हैं, इस चार्ज के डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्लियर होगा। ठीक है, तो शुरू से अंत तक हमारे वीडियो को ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। क्या है चैप्टर का नाम, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का डेफिनेशन देने के पहले हम लोग थोड़ा चार्ज के बारे में जान लेते हैं। चार्ज के जो डेफिनेशन है उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का डेफिनेशन देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। है ना। तो हम लोग याद करते हैं स्कूल के उन दिनों को जब हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, है ना। स्कूल जाते थे, आपके पास पेन होता था और कुछ ऐसा चीज़ हो जाता था जो कि मिरेकल लगता था, क्या कैसे हो गया, ये तो जादू है ना। ऐसा हम लोग को लगता था और वो चीज़ हम लोग एक दूसरे बच्चों को भी दिखाते थे कि देखो ये हो रहा है। ठीक है, ये एक जादू की तरह हम लोग दिखाया करते थे। वो क्या करते थे हम लोग ये करते थे कि हमारे पास जो पेन रहता था, पेन को अपने बाल में रगड़ते थे, है ना। और रगड़ने के बाद ये कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते थे और देखते थे कि वो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े हमारे पेन में क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो जा रहा है, यानी कि चिपक जा रहा है। नहीं तो कोई बच्चा क्या करता था कि डायरेक्ट वो अपना पेन उठाया और छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले गया और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले गया और क्या हुआ, ये कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े नहीं सटा, क्या हुआ, उससे अट्रैक्ट नहीं हुआ। फिर उसको क्या किया कि अपने बालों में रब किया और रब करने के बाद ले गया तो क्या हुआ, वो चिपकने लगा, अट्रैक्ट होने लगा। तो ये क्या मिरेकल है, ऐसा क्यों होने लगा। नहीं तो हम लोग 9th क्लास में पढ़े, 11th क्लास में आप लोग पढ़े हैं क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या पढ़े हैं आप लोग, तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी जिसका मास हो m1 m2, दोनों के बीच में सेपरेशन सपोज करिए r है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, तो ये दोनों क्या करता, बॉडी एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, कितना, Gm1 m2 बाई r स्क्वायर, है ना। ये फोर्स से क्या कर रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन क्या ये फोर्स सक्षम है इसको अट्रैक्ट करने के लिए, इस कागज़ के टुकड़े को पेन में अट्रैक्ट करने के लिए। दोनों का मास बहुत कम है ना, तो फोर्स बहुत कम होगा, तो उस फोर्स के कारण ये दोनों अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, मतलब दोनों चिपकेगा नहीं, है ना। अट्रैक्ट होगा लेकिन क्या होगा, उससे मतलब उसमें मोशन क्रिएट नहीं होगा और वो उससे अट्रैक्ट मतलब चिपकेगा नहीं, है ना। तो निश्चित रूप से कोई दूसरा प्रॉपर्टीज है जिसके कारण ये क्या हो रहा है, ये अट्रैक्ट हो जा रहा है और ये इसमें जा कर के क्या हो जा रहा है, पेन में ये कागज़ का टुकड़ा जा कर के चिपक जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, तो वो प्रॉपर्टी का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, वो गुण का क्या नाम है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, द प्रॉपर्टी associated with matter due to which it produces or experiences
इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट, है ना। तो चार्ज क्या है? द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विथ मैटर। यहाँ बात आ रही है प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विथ मैटर, ये इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना आगे जब हम उसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक इफेक्ट्स, है ना। इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी और मैग्नेटिक इफेक्ट भी, ठीक है। तो इस चैप्टर में ये जो हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं ये इलेक्ट्रोस्टैट है, इसमें हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, इसके बारे में चर्चा इस चैप्टर में नहीं करेंगे, है ना। मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, है ना, तब मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर चर्चा क्या करेंगे? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के बारे में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ध्यान देना है, क्या है? रेस्ट में। चार्ज रेस्ट में है, उसका इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के बारे में हम लोग इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ चार्ज एट रेस्ट। चार्ज क्या है? रेस्ट में है ना। तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स ऑफ चार्ज एट रेस्ट, है ना। जब मोशन में जाएगा, चार्ज मोशन में होगा, हम लोग प्रॉपर्टीज में देखेंगे ये चीज़, मोशन में होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करेगा और एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर? तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रेस्ट। चार्ज क्या है? रेस्ट में, ठीक है। चार्ज रेस्ट में मतलब अस्थिर है, मोशन में चार्ज नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ये चार्ज उत्पन्न कैसे हुआ, है ना। ये चार्ज कैसे आया, किसी भी बॉडी पे ये चार्ज कैसे आया, कैसे अपीयर हुआ, है ना। क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखे थे कि पेन को डायरेक्ट ले गया था, मतलब बिना कहीं रब किए हुए इसको ले गया था कागज़ के टुकड़े के पास, तो वो चिपका नहीं था, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं था, यानी इसमें चार्ज नहीं था, ठीक है। लेकिन जब इसको रब किए तो ये चार्ज हो गया, इसमें चार्ज अपीयर हो गया, इसमें चार्ज आ गया। कैसे आ गया, है ना, कैसे आ गया। तो इसके लिए हम लोग आते हैं थोड़ा सा, आप लोग पढ़े होंगे एटम के बारे में, है ना। इसको हम लोग मिटाते हैं। एटम के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो कोई भी सबस्टांस क्या है, उसमें ढेर सारे एटम्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स है ना। तो सपोज करिए एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ठीक है। तो इस बॉडी में क्या है, हम लोग क्यूबाइड टाइप का ले लेते हैं एक बॉडी। तो इस बॉडी में ढेर सारा एटम है ना। इस बॉडी में ढेर सारा एटम है, किसी भी मटेरियल का हो सकता है ना। हम किसी भी मटेरियल का बॉडी हो सकता है, इस बॉडी में ढेर सारा एटम्स है। और एटम जो होता है, एटम क्या चीज़ का बना होता है, तो एटम के बारे में हम लोग पढ़े हैं। क्या होता है, तो एक बीच में एक न्यूक्लियस होता है, बीच में एक न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है प्लस न्यूट्रॉन होता है, पढ़े हैं ना। इसके चारों ओर अपने अपने कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व करता है इस तरह से, चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स के चारों डिफरेंट सेल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन्स।
कि आप लोग को समझने में आसान हो, है ना। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को दर्शा देते हैं। एक और बना देते हैं हम लोग, है ना। इसमें भी हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं। एक कौन सा आइटम हो गया, 2 8 10 10 और 3 13, यानी कि ये एल्युमिनियम हो गया। एल्युमिनियम का 13 होता है एटॉमिक नंबर, तो ये हमारा एल्युमिनियम आइटम का स्ट्रक्चर है। तो इस आइटम में देख रहे हैं क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन। 13 क्या है इसका एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो गया, तो 13 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इसमें हो गया नहीं, और 13 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो गया। ठीक है, 13 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो गया, 13 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ऐसा ढेर सारा आइटम इसमें है ना। और बाहरी कक्षा में सभी आइटम्स के बाहरी कक्षा में क्या क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अब हम इसमें क्या करेंगे, किसी तरह से एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी इसमें देंगे, है ना, एनर्जाइज करें। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल एनर्जी देंगे। यानी रब कर रहे थे तो रब करके हम लोग क्या कर रहे थे, उसमें फ्रिक्शन हो रहा था, फ्रिक्शन के कारण उसमें हीट एनर्जी जनरेट हो रहा था, है ना। तो इसमें किसी तरह से एनर्जी देंगे। जब एनर्जी देंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो बाहरी कक्षा में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, लूजली बॉन्डेड का मतलब कि ये दोनों के, इसके अपेक्षा इसमें फोर्स कम होता है ये दोनों के बीच। तो क्या होता है, इसके कारण क्या होगा, ये एक्साइट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। लेकिन कहाँ जाएगा बाहर निकल के, रहेगा तो इस पूरे सबस्टांस में ही रहेगा, है ना। यदि मेटल है तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर में आ जाएगा, बाहरी कक्षा में आ जाएगा सभी इलेक्ट्रॉन्स, है ना। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहरी कक्षा मतलब सरफेस पे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, सरफेस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के सरफेस पे ये आ जाएगा, है ना। अब क्या होगा, अब इसमें दूसरा बॉडी घिसेगा, है ना। तो क्या होगा, घिसने के कारण दोनों बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी ये हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस बॉडी से ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरे वाले बॉडी में। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ट्रांसफ़र हो जाएगा। यदि सपोज करिए ये अलग एक बॉडी है और ये दोनों बॉडी को हम लोग रब कर रहे थे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो बाहरी सरफेस पे है, आउटर सरफेस पे, वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र होकर के इसमें आ जाएगा, है ना। क्या हुआ अब, तो सपोज करिए पहले नंबर ऑफ एटम्स n है ना, n नंबर ऑफ एटम्स है इसमें। तो n नंबर ऑफ एटम्स है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितना है, तो ये सपोज करिए एल्युमिनियम एटम है तो इलेक्ट्रॉन्स का संख्या हो गया इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। प्लस अंदर में इसका न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितना है, तो n × 13, इतना नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हो गया। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, n × 13n - 1, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब प्रोटॉन्स कितना हो गया, 13n, है ना। यानी कि दोनों की संख्या इम्बैलेंस हो गया, एक का संख्या घट गया और एक का संख्या में कोई डिफरेंस नहीं हुआ। इसलिए कि प्रोटॉन न्यूक्लियस से बाहर निकालना मुश्किल है तो इलेक्ट्रॉन ही निकलता है इजीली, है ना। तो इलेक्ट्रॉन से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, उसी के कारण चार्ज उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इम्बैलेंस हो गया। जब इम्बैलेंस हो गया, हम लोग आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है निगेटिवली चार्ज है और प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं पहले से। तो यानी कि नंबर ऑफ, सपोज करिए ई इसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो निगेटिव चार्ज कितना हो गया, इतना, और पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, 13n × e, इतना पॉजिटिव चार्ज हो गया। यानी कि कितना चार्ज दोनों को हम लोग करेंगे तो ये कट जाएगा और बच जाएगा निगेटिव चार्ज कितना, e, है ना, इतना चार्ज।
यानी कि माइनस ई चार्ज इस पे क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें ट्रांसफर हुआ, तो जब इसमें से इसमें एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो इसमें कितना चार्ज अपीयर हो जाएगा, इसमें अपीयर हो जाएगा प्लस ई चार्ज। इसमें कितना अपीयर हो जाएगा, प्लस ई चार्ज। बात समझ में आए? जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुआ उतना इंटू ई, इतना क्या, उतना इंटू, सपोज करिए इसमें n नंबर ऑफ, ये कितना n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें से इसमें आ गया, तो इसमें निगेटिव चार्ज कितना हो गया, माइनस n इंटू ई, और इसमें पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, प्लस n इंटू ई। यही बेसिकली कॉन्सेप्ट चार्ज का। ठीक है, क्या होता है, जब किसी बॉडी को रब करते हैं, और भी है, और ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि और भी चार्जिंग का है प्रोसेस, लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये, इसके बारे में केवल समझना चाह रहे हैं। तो समझने के लिए हम लोग कर सकते हैं कि इसको रब किए, फ्रिक्शन रगड़े दोनों बॉडी को, तो इसमें से क्या हुआ, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें चला आया, पहले से इसमें ऑलरेडी कुछ इसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स था और उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स था, तो क्या था, न्यूट्रल था। इसमें भी शुरुआत में कितना, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स था, तो ये क्या था, न्यूट्रल था। लेकिन अब क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें चला आया, तो इसके पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता, इलेक्ट्रॉन्स इसके पास ज़्यादा हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसके पास क्या हो गया, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई तो इसमें क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, और इसमें क्या हो गया, निगेटिव चार्ज अपीयर हो गया। क्लियर हुआ? तो हम लोग आते हैं सबसे पहला चीज क्या है इसमें हम लोग समझे, चार्जिंग ऑफ अ बॉडी और सबस्टेंस मीन्स excess of electrons or deficiency of electrons। कोई बॉडी चार्ज है, इसका मतलब दो ही बातें हैं, या तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है या इलेक्ट्रॉन की कमी है। किसके अपेक्षा, तो प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की अपेक्षा। ठीक है, यानी कि ये एक बॉडी है और इस बॉडी पे प्लस क्यू चार्ज है ना, प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है इस बॉडी पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम है, इलेक्ट्रॉन्स कम है किसके अपेक्षा, प्रोटॉन्स के अपेक्षा। ठीक है, प्रोटॉन्स के अपेक्षा। किसी भी बॉडी में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इट मीन्स बॉडी इज न्यूट्रल। इक्वल नंबर, अ बॉडी हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इट मीन्स बॉडी इज न्यूट्रल। If a body have excess of electrons, the body is negatively charged. If a body have deficiency of electrons, it means body is positively charged. ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट हम लोग, ये तीन कॉन्सेप्ट बना, हम लोग इसको लिख लेते हैं। पहला नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट क्या है, an object having equal number of electrons and protons, body is neutral। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अ बॉडी विथ
excess of electron. It is negatively charged. Third, a body with deficiency of electrons. It is positively charged. Clear? A body with equal number of electrons and equal number of protons, body is neutral. A body with excess of electrons, negatively charged. A body with deficiency of electron, positively charged. Clear? तो ये कॉन्सेप्ट था, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, आगे चलते हैं। आप लोग बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम सुने होंगे। अमेरिकन साइंटिस्ट थे और वो प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बने थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने क्या देखा कि ये कोई बॉडी है, प्लस क्यू चार्ज बॉडी है, ठीक है। एक बॉडी है, इस पर कितना चार्ज है, प्लस क्यू, और एक दूसरा बॉडी है, उस पर चार्ज है माइनस क्यू। कितना है, माइनस क्यू, ठीक है। मतलब सॉरी, हम अभी प्लस माइनस नहीं करते। इसमें एक बॉडी है, इस पर ए टाइप चार्ज है और इसमें बी टाइप चार्ज है, ठीक है। दो बॉडी है, इस पे ए टाइप चार्ज है और इस पे बी टाइप चार्ज है। दोनों बॉडी को कनेक्ट कर दिया गया, दोनों बॉडी को कनेक्ट कर दिया गया, इधर फिजिकल कांटेक्ट किया गया या फिर क्या किया गया, किसी दूसरे बॉडी से, किसी दूसरे एक वायर से इसको कनेक्ट कर दिया गया। तो कनेक्ट कर दिया गया तो दोनों पे चार्ज कितना हो गया, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यदि इक्वल नंबर ऑफ चार्ज है दोनों ए और बी, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों डिस्चार्ज हो गया। इक्वल अमाउंट ऑफ ए टाइप चार्ज एंड इक्वल अमाउंट ऑफ बी टाइप चार्ज, दोनों को क्या क्या कनेक्ट किया गया, फाइनल चार्ज क्या हो गया, 0। ये कब होता है, देखते होंगे आप लोग, +2 और -2, है ना। दोनों को हम लोग क्या किए तो कितना हो गया, 0। इसी से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज का दो नाम दे दिया और ये नाम क्या हो गया, निगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। तो द निगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज इज नेम्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन एंड अमेरिकन साइंटिस्ट। अमेरिकन साइंटिस्ट, वो क्या थे, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, जो प्रेसिडेंट भी बने थे अमेरिका के। उन्होंने क्या दिया, नाम दे दिया चार्ज का, दो टाइप का चार्ज, कितना, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट जब भी पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, चार्ज कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। कौन कौन होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और निगेटिव चार्ज, हिंदी में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश। क्लियर। तो टाइप्स ऑफ चार्ज क्या होगी, इसमें हम लोग व्हाट इज चार्ज देख लिया, टाइप्स ऑफ चार्ज देख लिया। अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज के क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या होता है, यूनिट्स होता है, डायमेंशन होता है ना। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट्स होता है, डायमेंशन होता है। आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन, उसमें ये भी पढ़े होंगे कि फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होता है। एक होता है
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा होता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो चार्ज जो है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो हम लोग चार्ज के डायमेंशन और यूनिट्स को पढ़ने के पहले हम लोग छोटा सा, आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज the rate of flow of charge. That is I is equal to dq by dt। यही पढ़े हैं हम लोग, करंट के बारे में डेफिनेशन जानते हैं। ठीक है, dq by dt। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और इसका यूनिट क्या होता है? एम्पेयर होता है ना। और इसका डायमेंशन क्या होता है? करंट का डायमेंशन, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन होता है ए। क्या होता है? ए। इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन क्या होता है? ए होता है ना। तो I इज इक्वल टू कितना हो गया? डी क्यू बाई डी टी, यानी कि हम लोग लिखेंगे डी क्यू, चार्ज इज इक्वल टू कितना हो गया? I इंटू डी टी, है ना, I इंटू डी टी। यानी कि हम लोग इसको हम लोग केवल चार्ज क्यू का डायमेंशन लिखें तो I का डायमेंशन इंटू टाइम का डायमेंशन, यानी कितना हो गया? A का 1 और T का 1। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्या हो गया? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो गया? ए टी। ठीक है, ए टी। तो इस तरह से यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट्स ऑफ चार्ज। तो एस आई यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। बोलते हैं कूलम। क्या बोलते हैं? कूलम। अब्रिविएट करते हैं कैपिटल सी से। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। सीजीएस यूनिट क्या होता है? दो होता है, एक होता है ESU ऑफ चार्ज एंड अदर वन इज EMU ऑफ चार्ज। है ना, ESU ऑफ चार्ज एंड EMU ऑफ चार्ज। ठीक है, ये हो गया चार्ज का यूनिट, ये CGS यूनिट हो गया, ये SI यूनिट हो गया। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है दोनों के बीच में? तो इसके बीच में रिलेशन होता है 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU ऑफ चार्ज। ठीक है, इसको हम लोग स्टेट कूलम भी कहते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 1/10 इंटू EMU ऑफ चार्ज। क्लियर? 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 9 ESU ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 1/10 EMU ऑफ चार्ज। तो यहाँ से एक हम लोग को रिलेशन मिलता है EMU ऑफ चार्ज बाई ESU ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 10। कितना होता है? 3 इंटू 10 टू द पावर 10, यानी कि C इन CGS यूनिट, इन CGS यूनिट। CGS यूनिट में जो टाइम का, सॉरी, CGS यूनिट में जो स्पीड होता है किसका?
लाइट का स्पीड होता है उतना का बराबर होता है EME ऑफ चार्ज बाई ESE ऑफ चार्ज। क्लियर है? ये हम लोग ये रिलेशन को हम लोग ध्यान में रखेंगे। आगे हम लोग आते हैं। ESE ऑफ चार्ज को हम लोग स्टेट कूलम भी कहते हैं। ESE ऑफ चार्ज ऑल्सो कॉल्ड स्टेट कूलम। स्टेट कूलम, ठीक है। और इसको हम लोग फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैंकलिन, ठीक है। अदर प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज इज ऑफ चार्ज। तो यहाँ डायमेंशन क्या है? AT डायमेंशन क्या है Q का? Q का डायमेंशन है यहाँ से AT, इसी से हम लोग निकाल लेंगे। तो जो प्रैक्टिकल यूनिट है A से क्या होता है? एम्पेयर, है ना, एम्पेयर। और इसका टाइम का क्या होता है? हम लोग आवर भी होता है तो हम लोग सेकंड नहीं देंगे, आवर देंगे, यानी एम्पेयर आवर। एंड 1 एम्पेयर आवर जो हम लोग घर में कैलकुलेट करते हैं, 1 एम्पेयर आवर इज इक्वल टू होता है इतना कूलम। 1 एम्पेयर आवर इज इक्वल टू 3600 कूलम। एंड और भी होता है, हम लोग फ्राइडे बोलते हैं, 1 फ्राइडे। चार्ज इज इक्वल टू होता है 96500 कूलम, ठीक है। तो इस तरह से लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो गया? फ्राइडे। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो गया? फ्राइडे। एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज ESU ऑफ चार्ज, जिसको हम लोग स्टेट कूलम कहते हैं, या फ्रैंकलिन। क्या? फ्रैंकलिन, ठीक है। तो लार्जेस्ट यूनिट, कोई क्वेश्चन पूछ देगा, एक क्वेश्चन पूछ देगा, हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं इसमें, है ना। क्वेश्चन हो गया, ये आ जाएगा क्वेश्चन लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज is A. Franklin, B. Friday, C. Ampere hour, D. Coulomb। क्या हो जाएगा आंसर? तो आंसर हो जाएगा हमारा फ्राइडे। आंसर क्या हो जाएगा? तो लार्जेस्ट यूनिट क्या है? फ्राइडे। और इसी में क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन पूछ दिया स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, क्या पूछ दिया? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, तो क्या हो जाएगा? फ्रैंकलिन। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा? फ्रैंकलिन। ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा और ये लार्जेस्ट, है ना। छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए, है ना, जब हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? तो हम लोग चार्ज, इसमें हम लोग क्या पढ़े? चार्ज का डायमेंशन क्या होता है। तो ये एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन ए का 1 एम्पेयर का 1 में 1 होता है और टाइम में 1 होता है, और डायमेंशनल फॉर्मूला AT होता है, ठीक है।
इसका एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम। क्या होता है? कूलम। वैज्ञानिक के नाम पे, इसलिए सी जब पूरा लिखेंगे तो सी स्मॉल में लिखेंगे और एब्रीविएट करेंगे तो सी कैपिटल से एब्रीविएट करेंगे। सीजीएस यूनिट क्या होता है? तो ईएसयू ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। दोनों के बीच का रिलेशन क्या है? तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ईएसयू ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 1/10 इन ईएमयू ऑफ चार्ज। और ईएमयू ऑफ चार्ज बाई ईएसयू ऑफ चार्ज दोनों के बीच का रेशियो है तो 3 × 10⁻10, यानी C इक्वल टू क्या हो गया? C का वैल्यू कितना होता है सीजीएस यूनिट में? 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसके बराबर होता है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग आए कि चार्ज का अदर यूनिट। तो हम लोग ईएसयू ऑफ चार्ज को हम लोग और क्या बोलते हैं? फ्रैंकलिन भी बोलते हैं या स्टेट कूलम भी बोलते हैं। और दूसरे और भी इसका प्रैक्टिकल यूनिट है क्यू का, जो हम लोग घर में यूज करते हैं, तो एम्पेयर आवर। और 1 कूलम इज इक्वल टू कितना होता है? 3600 कूलम। एंड लार्जेस्ट यूनिट इसका क्या होता है? फ्राइडे। एंड 1 फ्राइडे इज इक्वल टू कितना होता है? 96,500 कूलम। क्लियर है?